Welcome friends to another lecture on the practical aspects of laboratory medicine। ये लेक्चर लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स के ऊपर है और इस लेक्चर में मैं आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसका सेपरेशन प्रिंसिपल्स क्या है और कॉमनली जो हम पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं और HPLC है, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊँगा। ये हाईली टेक्निकल फील्ड है, बहुत कम लेबॉरेटरीज में यूज़ होता है, तो उसके डिटेल स्टेप्स के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट आपको इसमें इतना बताऊंगा कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या सेपरेशन है और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। जब आप किसी लैब में जाएंगे जहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, इस प्रिंसिपल्स के ऊपर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ के उसके बाद वो टेक्निक को अच्छी तरह से समझ सकते। तो व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो हमारे सब्सटेंसेस जिसको सेपरेट करना है उसका मीडियम के साथ क्या क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके ऊपर सेपरेशन होता है। और हमें दो फेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक जो स्टेशनरी है जो चलता नहीं है और दूसरा एक मोबाइल फेज है जिसमें सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं ना। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई ढंग से, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। हमारे पास मान के चलो 3 बॉल्स हैं, एक जिसमें मैग्नेट नहीं है, एक जो वीक मैग्नेट है और एक जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये तीनों बॉल्स हमारे पास हैं और हमें इसको सेपरेट करना है। तो सबसे आसान तरीका होगा कि आप एक मेटल का, एक स्टील का प्लेट यहाँ पे ले लें और फिर इन तीनों बॉल्स को इसमें रोल कर दें। जब रोल करेंगे आप, तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो इस स्टील के साथ अटैच हो जाएगा जल्दी और अर्ली रुक जाएगा। जो वीक मैग्नेट है वो थोड़ा ज़्यादा और घूमेगा बट रुक जाएगा, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं वो इस आयन के प्लेट में आराम से चलता रहेगा और दूर चला जाएगा। तो अगर आप अभी देखेंगे तो हमने इन तीनों बॉल्स को सेपरेट कर दिया। कैसे सेपरेट किया? एक तो हमने बॉल को मूव किया, तो वो आपका मोबाइल फोर्सेस है। और सेपरेशन क्या हुआ? बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसका? बॉल का और इस मेटल का। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल जो हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। तो पहला जो डेफिनेशन मैंने दिया था उसी को अभी फिर से रिवाइज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, दो या से ज़्यादा सब्सटेंसेस का सेपरेशन टेक्निक है। इट इज़ बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द 2 मीडियम, मतलब दोनों मीडियम के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके ऊपर सेपरेट होता है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या था? मैग्नेटिज्म और मेटल। मैग्नेट आप जानते हैं कि आयन के साथ बाइंड हो जाता है। हम इस प्रॉपर्टी, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को लेकर हमने सेपरेट किया। हमें 2 फेजेस की ज़रूरत है, एक स्टेशनरी फेज, एक जो चलता नहीं है। उस एग्जाम्पल में हमारा स्टेशनरी फेज क्या था? वो जो आयन प्लेट था वो तो स्टेशनरी था, वो तो मूव नहीं कर रहा था। और मोबाइल फेज कौन सा? हमने तीनों बॉल्स को रोल किया था, तो वो आपका मोबाइल फेज हुआ। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन 2 मीडियम, एक जो स्टेशनरी है, एक जो मोबाइल है। राइट नाउ जब हम क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो फिर से यही 2 शब्द यूज़ हुआ था, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। मोबाइल फेज आपका भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। तो अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन डाल के देखेंगे तो इतने टाइप के आपको अलग अलग किस्म के क्रोमेटोग्राफीज मिलेंगे, या तो सॉलिड, लिक्विड। बट प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो सॉलिड क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है। और जो लैब में हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो सॉलिड लिक्विड या फिर लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। रिसर्च पर्पस में सॉलिड गैस और गैस क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। दीज आर द मेजर थिंग्स जो हम लैब में यूज़ करते हैं। बाकी चाहे आप स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को किसी भी कॉम्बिनेशन में बना के सेपरेशन कर सकते हैं, बट वो सिर्फ रिसर्च के तौर पे होता है और सॉलिड क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है। राइट नाउ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए। फिल्टर पेपर्स तो आपको लैब में बतेरे मिलेंगे।
फेल्ट पेन्स या जो कलरिंग पेन, स्केच पेन्स जो आते हैं उसका एक पूरा पैकेट खरीद लीजिए, एक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसके अंदर, और इसको आप पानी में डिप करके रखिए। पानी जो है वो आपका फिल्टर पेपर में क्लाइंब करेगा, और जैसे जैसे क्लाइंब करता है ये जो लाइन है जिसमें आपने वो फेल्ट पेन से लाइन ड्रॉ किया है उसमें जितने भी डाइज हैं उसको भी बहा के ले जाएगा। कुछ डाइज पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ डाइज पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो ज़्यादा सॉल्युबल हैं वो काफ़ी दूर तक चला जाएगा, जो कम सॉल्युबल है वो आगे निकल जल्दी से ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस फेल्ट पेन के जो भी कलर है उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग दिखेंगे। नाउ हैव अ लुक एट दिस। आपने अलग अलग स्केच पेन्स यूज़ किया है तो अलग अलग पैटर्न्स आपको नज़र आएगा कि हर एक कलर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स के कारण बना है। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रोमेटोग्राफी। फिर से समझते हैं, इसमें हमारा मिक्सचर कौन सा था। जो हमने फेल्ट पेन से लाइन ड्रॉ किया था वो कलर जो है वो एक सिंगल कलर नहीं है, वो काफ़ी सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन के कारण बना है। तो हमारा मिक्सचर क्या था, वो जो फेल्ट पेन का कलर था वो हमारा मिक्सचर है। स्टेशनरी फेज कौन सा है, हमारा जो फिल्टर पेपर है वो स्टेशनरी फेज है क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है। और मोबाइल फेज क्या है, वाटर। हमने इसको पानी में डिप किया है, पानी ऊपर कैपिलरी एक्शन के कारण चढ़ता गया, और जैसे ही जैसे पानी चढ़ता गया आपका डाई जो है पानी में सॉल्युबल है। कुछ डाई कलर्स जो है पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं, कुछ डाइज जो हैं पानी में कम सॉल्युबल हैं। जो ज़्यादा सॉल्युबल हैं वो लंबा डिस्टेंस तक चला जाता है, जो कम सॉल्युबल है वो जल्दी से रुक जाता है। और इस तरीके से हम जो फेल्ट पेन्स के कलर हैं उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ये आप अपने लैब में ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। वंस अगेन, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। जो हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, हमें दो फेजेस की ज़रूरत है, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। और सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा कंपोनेंट्स हैं वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में कितना अट्रैक्शन है। मोबाइल फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन है तो काफ़ी देर चलेगा, और अगर मोबाइल फेज में उतना अट्रैक्शन नहीं है तो स्टेशनरी फेज में जल्दी से चिपक जाएगा। तो इस प्रिंसिपल से हम सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो हम यूज़ करते हैं डायग्नोजिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अगर कुछ डिफेक्ट्स है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। HbA1c और हीमोग्लोबिन अब्नॉर्मैलिटीज़ ये चेक करने के लिए हम HPLC यूज़ करते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन टेक्निक का प्रिंसिपल वही क्रोमेटोग्राफी है। बहुत सारे ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट्स को और उसका एग्जैक्ट लेवल और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ड्रग लेवल एस्टिमेशन के लिए भी हम HPLC यूज़ कर सकते हैं। बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, बहुत कम क्वांटिटीज़ को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। और अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें हमें प्यूरिफाई करना चाहिए और एक प्योर कंपोनेंट लेना चाहिए तो वो भी हम HPLC के HPLC या क्रोमेटोग्राफी करके सेपरेट करके प्योर कंपोनेंट्स को हम निकाल सकते हैं। सो दीज आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ इट। नाउ लेट अस गिव एन एग्जांपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम अमाइनो एसिड यूरिया, दैट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होता है उसके कारण ये बीमारियां होती है, उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं उसका एग्जांपल मैं दूंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। ना अमाइनो एसिड्स जैसे कि आप जानते हैं वाटर में भी सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ब्यूटेनॉल उसमें भी सॉल्युबल होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है ब्यूटेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो क्योंकि अमाइनो एसिड्स का अलग अलग सॉल्युबिलिटी है वाटर और ब्यूटेनॉल पे, इस प्रिंसिपल को हम क्रोमेटोग्राफी में डाल के अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा जैसे क्रोमेटोग्राफी में बोला था कि हमें दो फेजेस की ज़रूरत है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, पेपर या सेल्यूलोज। इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं जो कि अट्रैक्शन करेगा। मोबाइल फेज क्या है, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं ब्यूटेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड, इन तीनों का मिक्स करके एक फेज बनाते हैं जिसको हम मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ करते हैं। नाउ हाउ डू वी डू द क्रोमेटोग्राफी। पहले ये पेपर ले लीजिए,
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो लाइक अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, बस इतना है कि उसमें जो सेल्यूलोज है उसको हम स्प्रेड करते हैं एक ग्लास स्लाइड में या एल्युमिनियम फॉयल में, ताकि वो अच्छा से थिन हो जाए और बेहतर कंट्रोल हो सके। पेपर से भी आप कर सकते हैं। ना आप ये वाला फ़िल्टर पेपर को ले लीजिए, फ़िल्टर पेपर में एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन पे आप अपने सैम्पल्स को डालेंगे। क्योंकि हम यूरिन में कर रहे हैं और हमें अमाइनो एसिड्स को चेक करना है, तो कंपैरिजन के लिए हम स्टैंडर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलेनिन ले रहे हैं, यहाँ पे हम ल्यूसीन ले रहे हैं, यहाँ पे हम ग्लाइसिन ले रहे हैं। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं। ये 3 अमाइनो एसिड्स का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के एक कैपिलरी ट्यूब से हल्का सा टच करेंगे इस पॉइंट पे। जैसे ही टच करेंगे, हमें अपना जो हेयर ड्रायर है उसको यूज़ करके उस ड्रॉप को ड्राई करना है। मतलब कैपिलरी से हमने इसमें टच किया, जैसे ही टच किया वो जो ड्रॉप अगर आप फ़िल्टर पेपर में डालेंगे तो फैलने लग जाएगा। तो उसका फैलावा को कम करने के लिए हम हेयर ड्रायर से हीट करेंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए। इसी तरह से 3 या 4 बार एक एक करके ड्रॉप डालेंगे ताकि हमारा बहुत सारा सैंपल एक छोटा सा एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। उसी तरह हम अपने तीनों अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड्स डालेंगे और जो यूरिन सैंपल है जिसको हम टेस्ट करना है उसको भी इस जगह पे डालेंगे। देन ये वाला पेपर हम क्रोमेटोग्राफी चेंबर में डालेंगे। क्रोमेटोग्राफी चेंबर कुछ जादू चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल ग्लास चेंबर है जिसके नीचे हम अपने मोबाइल फेस को डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपने जो फ़िल्टर पेपर है उसको सपोर्ट करते हैं। इसको कवर कर लेंगे एक बुक से या फिर एक ग्लास कवर से, ताकि ये पूरा जो है बंद रहे। और उसके बाद ये वाला जो हमारा फ़िल्टर पेपर है उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये फ़िल्टर पेपर मोबाइल फेस को टच कर सके, लेकिन मोबाइल फेस जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया उसके नीचे होना चाहिए। जब फ़िल्टर पेपर को हम इस चेंबर के अंदर डालेंगे तो पहले से हमने मोबाइल फेस डाल दिया है चेंबर के अंदर। जब मैं फ़िल्टर पेपर को डालूंगा, ध्यान में रखना है कि फ़िल्टर पेपर के नीचे वाला हिस्सा मोबाइल फेस को टच करना है और जो लाइन हमने ड्रॉ किया है जिस पे हमने सैंपल डाला है वो मोबाइल फेस के ऊपर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और उसके बाद इसको कवर कर लेना चाहिए ताकि हमारा क्रोमेटोग्राफी ठीक से हो सके। एक बार हम डालेंगे तो कैपिलरी एक्शन के कारण मोबाइल फेस जो है स्टेशनरी फेस पे चढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वो पहले इस लाइन को पार करेगा और इस लाइन में जो भी हमारा सॉल्यूशन, जो भी हमारा मिक्सचर है उसको भी लेते हुए ऊपर चलेगा और फिर सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन मोबाइल फेज। ये अमाइनो एसिड मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर कम सॉल्युबल है। अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो लंबा डिस्टेंस चलेगा, अगर कम सॉल्युबल है तो जल्दी से फ़िल्टर पेपर में अटैच हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी करने के बाद जब हम चेक करेंगे तो एक्चुअली हम अमाइनो एसिड्स के लिए कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद आपको ये नहीं दिखेगा कि अमाइनो एसिड्स किधर हैं, बिकॉज अमाइनो एसिड्स कलरलेस है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक डाई को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं निनहाइड्रेंस डाई, निनहाइड्रेन इन एसीटोन। इसको हल्का से पूरा फ़िल्टर पेपर में स्प्रे करके फिर हॉट एयर ओवन में डाल देंगे कुछ देर के लिए इंक्यूबेट करने के लिए। तब जो हमारा डाई है वो अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कलर देगा। इस टाइप के आपके स्पॉट्स बनेंगे और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके सैंपल में क्या था। नाउ वी यूज 3 अमाइनो एसिड्स, एलेनिन, लाइसिन और ग्लूटामीन। तो अगर आप देख रहे हैं तो इन तीनों का 3 अलग अलग स्पॉट्स आए हैं। आपके यूरिन में भी आपके पास 2 स्पॉट्स आए हैं और ये स्पॉट इसके साथ मैच करता है, ये स्पॉट इसके साथ मैच करता है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस यूरिन सैंपल में लूसिन और ग्लूटामीन ये दोनों अमाइनो एसिड्स थे। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यूरिन में कुछ अमाइनो एसिड्स था कि नहीं, और अगर अमाइनो एसिड्स है तो वो डिजीज़ है या नहीं। इस तरीके से हम यूरिन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किया। इसमें हमने यूरिन का सैंपल लिया और यूरिन के सैंपल में जो अमाइनो एसिड्स हैं उसको हमने सेपरेट किया और उसको हमने कंट्रोल के साथ कंपेयर करके चेक किया कि इस यूरिन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं और कौन कौन से बीमारियां में ये अमाइनो एसिड्स आते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? एक तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है क्योंकि आपका मोबाइल फेस धीरे धीरे करके पेपर में चढ़ता रहेगा। एक पूरा सेपरेशन के लिए करीब आपको 4 या 5 घंटे लग जाते हैं।
और दूसरा, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये बैंड्स हमारे क्लियर नहीं है, काफ़ी बड़ा और फेडेड टाइप का है। और फिर ये तो पता चल गया कि कौन सा अमाइनो एसिड है, लेकिन इस अमाइनो एसिड का क्वांटिटी कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो हम इसमें नहीं बता सकते हैं। ये जनरली क्वालिटेटिव टेस्ट है। अमाइनो एसिड यूरियाज में बस इतना मालूम होना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा अमाइनो एसिड है, उसी से हमें बीमारियों के बारे में पता चल जाएगी। लेकिन कई सारे जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें क्लीन बैंड चाहिए होता है और हमें उसका क्वांटिफिकेशन भी चाहिए होता है, जो कि थिन लेयर या पेपर क्रोमेटोग्राफी में नहीं हो सकता है। टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको HPLC कहते हैं। उसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू चलता है। सो वी रिक्वायर अ कंप्यूटर। इसमें आपको मोबाइल फेज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल फेज़ है। उसके बाद आपको एक कॉलम की ज़रूरत होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने कहा था कि पेपर में हम सेपरेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन करने के लिए हमें एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। कॉलम क्या है मैं आगे बताऊँगा। प्रॉब्लम क्या था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी स्लो था, क्योंकि जो मोबाइल फेज़ है वो धीरे धीरे करके स्टेशनरी फेज़ में चढ़ रहा था। लेकिन अगर अब यही मोबाइल फेज़ को हम हाई प्रेशर के साथ कॉलम के अंदर पुश करेंगे तो हमारा स्पीड जो है बढ़ जाएगा। तो उसको पुश करने के लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है। पंप यूजुअली 1, 2 या 3 जितना भी पंप चाहिए आप लगा सकते हैं, बट वी यूज़ अ पंप ताकि हमारा मोबाइल फेज़ जो है स्टेशनरी फेज़ में से ज़्यादा जल्दी से निकल सके। फिर क्योंकि हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं, हम बैंड्स को तो देख नहीं पाएंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिटेक्टर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई करें कि कुछ बैंड्स था या नहीं था। और अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो एक कलेक्शन सिस्टम भी चाहिए होगा कि जब आपका सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट आए उसको आप कलेक्ट कर सके। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन HPLC सिस्टम। एक मोबाइल फेस, एक कॉलम, पंप्स, डिटेक्टर सिस्टम और ज़रूरत पड़े तो कलेक्टर सिस्टम। यूजुअली हमारे लेबोरेटरीज़ में कलेक्शन सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल फेस, कॉलम, पंप्स और डिटेक्टर सिस्टम्स रहते हैं। रिसर्च के तौर पे या फार्मा कंपनीज़ में जहाँ पे हमें किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना होता है तो वहाँ पे हम कलेक्टर सिस्टम्स को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द कॉलम। आपका मोबाइल फेस पंप के अंदर जाएगा, पंप से कॉलम के अंदर पुश होगा। कॉलम इज़ अ लॉन्ग मेटालिक ट्यूब और कॉलम में सेपरेशन होने के बाद ये डिटेक्टर सिस्टम में चला जाता है। कई बार कॉलम का टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि आपका सेपरेशन अच्छा हो। तो इस पूरे कॉलम को आप चाहे तो एक कॉलम ओवन है उसके अंदर रख सकते हैं जो कि इस कॉलम का टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। नाउ व्हाट इज़ अ कॉलम? एक्चुअली देखा जाए तो कॉलम इस टाइप का एक मेटालिक ट्यूब है और उसका क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हॉलो चेम्बर मिलेगा। यहाँ से आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक हॉलो चेम्बर है जिसमें हम काफ़ी सारा पाउडर्स डाल देते हैं जो कि हमारा सेपरेशन में हेल्प कर सकता है। नाउ लेट अस वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस। वापस वही एग्जाम्पल, 3 बॉल्स को हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पे एक मेटल फ्रेम लगाया हुआ था और फिर हमने बॉल को मूव करने दिया। तो शुरुआत में सेपरेशन हो जाता है, राइट? इस तरह का सेपरेशन होगा, लेकिन फिर भी बहुत पास रहते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम तक चलाएंगे उसको, तब ये तीनों बॉल्स आसानी से दूर से सेपरेट हो जाते हैं और उसको आराम से निकाल सकते हैं। नाउ हाउ डिड दिस सेपरेशन अकर? ये सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने ज़्यादा रन टाइम दिया, ज़्यादा टाइम उस मेटल में दिया, तो सेपरेशन और भी अच्छा हो गया, राइट? तो जितना कांटेक्ट होगा आपका मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में, उतना अच्छा आपका सेपरेशन हो सकता है। तो दिस इज़ अ क्लासिकल थिंग। अगर हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, तो सरफेस एरिया जिसमें सेपरेशन हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन अगर इसी फिल्टर पेपर को हम फाड़ के चित्रे कर दें इस टाइप का, तो आपको दिखेगा कि जो सरफेस एरिया है जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है।
तो यहाँ पे अगर इस टाइप के छोटे छोटे से पेपर्स को लेकर हम मिक्स करेंगे और इसमें क्रोमेटोग्राफी चलाएंगे तो क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, सेपरेशन भी उतना ही अच्छा होगा। और आपको अगर सब्सटेंसेस बहुत पास में आते हैं तब भी वो अच्छी तरह से और क्लियरली सेपरेट हो सकते हैं। कॉलम का यही मुद्दा है। फिल्टर पेपर आमतौर पे इतना होता है, लेकिन कॉलम में हम इसी स्टेशनरी फेस को तोड़ के पाउडर की तौर पे डाल देते हैं ताकि उसका नेट सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ताकि सेपरेशन अच्छा हो सकता है। अगर ये मान के चलो 10 सेंटीमीटर का लेंथ है तो इसी चीज़ को जब आप फाड़ के रखेंगे इस तरह से तो करीब 500 मीटर तक भी हो सकता है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 500 मीटर तक का सरफेस एरिया होगा। साइज़ तो उतना ही रहता है, बट क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है आपका सेपरेशन और भी अच्छा हो सकता है। नाउ क्लासिकली जो हमने फिल्टर पेपर में किया था, हमें इस टाइप के बैंड्स दिखे थे। जब हम HPLC में करेंगे तो हर एक अमाइनो एसिड्स का क्लियर पीक दिखता है आपको। ईच ऑफ देम विल बी क्लियरली एंड सेपरेटली आइडेंटिफाइड। और दूसरा, इसका जो पीक है और इसका जो एरिया है ये आपको बताएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉलम का मेन मुद्दा क्या है? सरफेस एरिया को एक्सपैंड करना। लेंथ तो उतना ही रहता है। लेंथ ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, बट क्योंकि इसमें पूरा पाउडर भरा है और सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो ये इफ़ेक्टिवली 1 किलोमीटर का सेपरेशन लेंथ के बराबर हो जाता है, जिससे हमारा सेपरेशन अच्छा हो सकता है। ना मोबाइल फेस को 1 किलोमीटर तक दौड़ाना काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमने प्रेशर यूज़ किया है पंप्स के साथ, जिसके कारण ये सेपरेशन जल्दी हो जाएगा। 5-6 मिनट के अंदर में भी सेपरेशन अच्छी तरह से हो जाते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ HPLC। नाउ सेपरेशन कैसे करते हैं? काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं सेपरेशन करने के लिए। एक तो होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर मान के चलो आपकी जो सब्सटेंस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो आप कॉलम में एक रेजिन डाल सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो आपका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है इस कॉलम के साथ बाइंड करेगा तो सेपरेशन हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आपको किसी भी एंटीजन को सेपरेट करना है तो कॉलम में उसके एंटीबॉडीज़ को फिल कर लीजिए, तो आपका सारा एंटीजन्स कॉलम में फंस जाएगा और बाकी सारा सब्सटेंस निकल जाएगा। फिर आप बाद में एक और बफर चला सकते हैं जिससे कि एंटीजन कॉलम को छोड़ के आपके बफर में आ जाए, तो आप एंटीजन्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कुछ होता है एफिनिटी या अट्रैक्शन, जो हमने कहा था, जो हमने इंक ड्रॉप्स को सेपरेट किया था, वो एफिनिटी है कि जो इंक है कुछ वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, जो कुछ वाटर में कम सॉल्युबल होता है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन एफिनिटी। एड्जॉर्प्शन, अगर आप फॉशेट्स टेस्ट जानते हैं जो हम बाइल पिगमेंट्स के लिए करते हैं यूरिन में, तो उसमें हम बेरियम सल्फेट डाल के फिर यूरिन को पास करते हैं। क्यों बेरियम सल्फेट डालते हैं? क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है जितना भी बिलिरुबिन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस में रख लेता है। तो हमारा यूरिन था, यूरिन में बाइल पिगमेंट्स थे, उसमें मुझे कलर डाल के चेक करना था कि कलर है कि नहीं, बट वो सारे बाइल पिगमेंट्स को मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था। तो मैंने क्या किया, बेरियम सल्फेट लिया और उसमें मैंने यूरिन को पास कर दिया। तो यूरिन जब जाएगा, जितना भी बेरियम सल्फेट है वो, जितना भी बिलिरुबिन है वो बेरियम सल्फेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। और उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जब यूरिन नीचे से फिल्टर होके जा रहा है तो यूरिन इज़ द मोबाइल फेस। जो सब्सटेंस सेपरेट करना चाहते हैं वो है आपका बिलिरुबिन, और जो कॉलम और स्टेशनरी फेस क्या है आपका बेरियम सल्फेट। तो वहाँ से भी हम सेपरेट करके बिलिरुबिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पे, और फिर जब हम डाई डालेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें जब पिस्ता कलर का आता है तो ये इसमें बाइल पिगमेंट्स पॉजिटिव हैं करके रिपोर्ट देते हैं। वो टेस्ट भी क्रोमेटोग्राफी पे ही बेस्ड है। Now we'll discuss another important concept of chromatography जिसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। एक्चुअली जो हमारा डिटेक्टर सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है कि कब कोई सब्सटेंस निकल रहा है। जब हमने सैंपल को लोड किया तो उसका टाइम 0 मान के चलता है और उसके बाद हर एक सेकेंड या हर एक मिनट पे रीडिंग लेता जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस बाहर निकल जाता है
तो आपका डिटेक्टर उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक पीक बनाता है, और इसी तरह से वेरियस पीक्स बनते रहते हैं ना। जब आप कोई प्रिंसिपल को स्टैंडर्डाइज करेंगे, जैसे कि ये विटामिन्स का है, तो जब मेरा मोबाइल फेस और टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह पूरा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, तो मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली 2 मिनट में जो चीज़ निकलता है वो विटामिन ए है, और 7 मिनट के आसपास जो निकलता है वो विटामिन ई है। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिटेंशन टाइम। सैंपल डालने से जब तक वो पीक डिटेक्ट होता है, वो टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। जनरली डिटेक्टर्स जो है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि कोई सब्सटेंस है या नहीं है। हमारे रिसर्च से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला सब्सटेंस किस टाइम पे आता है, और उस टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं ना। अगर आपका मोबाइल फेस फिक्स्ड है, अगर आपका टेम्परेचर करेक्ट है, और अगर प्रेशर एग्जैक्ट है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, अगर आपका टेम्परेचर एग्जैक्ट है, तो जिस टाइम पे एक पीक मिलेगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा 2 मिनट में कोई पीक निकल रहा था, वो 2 मिनट के बाद जो आ रहा है वो विटामिन ए है। 7 मिनट में कुछ आ रहा है तो विटामिन ई है। 4.5 मिनट में कोई पीक आ रहा है तो वो आपका इंटरनल स्टैंडर्ड है जो डाला है आपने चेक करने के लिए। अगर ये पीक कहीं और आ जाए तो मतलब या तो वो विटामिन ए नहीं है या फिर आपके सिस्टम में कोई ख़राबी है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। रिटेंशन टाइम आपको बताएगा कि उस टाइम पे वो सब्सटेंस आना चाहिए, और अगर वो आ गया तो मतलब आपका सिस्टम ठीक है। अगर आपको कोई और पीक दिख रहा है बीच में, तो या तो वो विटामिन ए नहीं है या फिर आपका सिस्टम ख़राब है। नाउ HPLC बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। जो आपके मोबाइल फेजेस जो यूज़ होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे ब्यूटेनॉल, एसीटोन, और ये सब वॉलेटाइल हैं। ढक्कन खुल गया तो इवेपोरेट हो जाएगा, अगर इवेपोरेट हो गया तो कॉन्सेंट्रेशंस चेंज हो जाएंगे, राइट। सो जब HPLC करते हैं वी शुड बी वेरी श्योर कि हमारा जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारा टाइमिंग्स, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, और बॉटल को ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रखना चाहिए, वरना हमारा रिजल्ट्स और रिटेंशन टाइम के जो रिजल्ट्स आते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HPLC इन द लेबोरेटरी? नॉर्मली आपने लैब में D10 वेरिएंट एनालाइज़र देखा होगा जो कि HbA1c एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। इसी का प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हीमोग्लोबिन के अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी दिख सकता है। ड्रग लेवल मॉनिटरिंग, विटामिन लेवल एस्टिमेशन, अमाइनो एसिड एस्टिमेशन। मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जिसमें अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में करेंगे तो हमें इस टाइप के बैंड्स मिलेंगे, और जिससे आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन क्वांटिफिकेशन ठीक नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम HPLC में करेंगे तो वो सारे अमाइनो एसिड्स इंडिविजुअली सेपरेट, ये देखिए ये 2 अमाइनो एसिड्स बिल्कुल पास पास में है लेकिन इसके पीक्स अलग अलग आते हैं, तो आप दोनों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही अमाइनो एसिड्स अगर आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना शायद मुश्किल पड़े। फार्मा कंपनीज़ में मैंने जैसे कहा था कि ड्रग प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में रिसर्च में तो बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर, एंड अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे अपने ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा HbA1c के बारे में।